विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो आज टॉपिक है वो है परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए परिवार के विषय में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस जो हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिसमें हम परिवार के अर्थ परिभाषा और परिवार की जो है बुनियादी इकाइयों के विषय में हम चर्चा करेंगे और उसके हर एक पहलू पर विचार करेंगे। तो परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई के रूप में होता है, यानी परिवार समाज की बुनियादी इकाई होता है और अपने न्यूनतम स्वरूपों में जो होता है इसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इसका न्यूनतम स्वरूप का, न्यूनतम का मतलब होता है छोटा रूप, छोटा रूप में जो होता है इसमें पति पत्नी और बच्चों को सम्मिलित किया गया है। अपने विशाल अर्थ में जो है परिवार में कई पीढ़ियों के रिश्तेदार होते हैं, यानी जब विशाल रूप हम देखते हैं उसमें कई पीढ़ियाँ जो होती है साथ में रहती है, यानी कम से कम 3 जनरेशन तो देखने को मिल ही जाता है, जिसको हम विशाल परिवार कहते हैं, ठीक है। ये रिश्तेदार रक्त विवाह और जो रतन ग्रहण और सम्मिलित करते हैं, यानी ये भी जो होते हैं वो रक्त संबंधी होते हैं और या विवाह के द्वारा जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी बहुत बड़ा और विस्तृत परिवार कहा जा सकता है। कानूनी तरीके से विवाहित एक दंपति जब एक छत के नीचे रहते हैं और वह जन्म के आधार पर परिवार की इकाइयों को बनाते हैं, यानी इसको कानूनी जो है रूप दिया जाता है और इसमें जो है विवाहित के बाद वो दंपति एक छत के नीचे रहने लग जाते हैं, यानी कहते हैं विवाहित संस्कार हो जाता है तभी जाके वो परिवार में सम्मिलित भी होते हैं, ठीक है। दंपति सामान्य निवास करते हैं और भौतिक समन्वयात्मक सामाजिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहायता भी करने के लिए अग्रसर होते हैं। ये सदस्य एक दूसरे की आवश्यकताओं और विभिन्न महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करते हैं, यानी देखा जाए तो परिवार का सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करना और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का उद्देश्य निहित होती है। परिवार में बच्चों का जन्म परिवार की पूर्णता देती है, यानी बच्चों का जन्म जो है परिवार को पूर्णता देती है। आपने देखा भी होगा और किसी स्त्री के अगर बच्चे जन्म नहीं लेते हैं तो उसको जो है समाज कई मानने में उसको कई तरह के जो है उल्लंघना देती है, कई तरह की गलत बातें कहती है जो समाज के लिए विडंबना बन जाती है। तो कहते हैं अगर परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार को जो है पूर्णता स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पति और पत्नी में स्नेह उत्पन्न होता है और यह स्नेह अपने परिवार में भी देखने को मिल सकता है, यानी उस दोनों में जो है स्नेह उत्पन्न होगा और दोनों एक दूसरे से जो है काफ़ी घनिष्ठ संबंध में जुड़ जाते हैं। सामान्य शब्दों में परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित करता है, यानी परिवार का अर्थ ही होता है कि एक से कम 2 व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। मान लीजिए अगर विवाह होता है तो इसमें 2 समाज आपस में मिलते हैं, एक लड़की पक्ष का एक लड़के पक्ष का, तो इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। परिवार के ये सदस्य जन्म विवाह और दंत ग्रहण से जुड़े हुए होते हैं, यानी जन्म हो विवाह हो दंत ग्रहण हो सभी से जो है आपस में ये लोग जुड़ जाते हैं। परिवार एक नातेदारी समूह है जिसका आधार विवाह की संस्था होती है, यानी परिवार एक नातेदारी समूह है जिसका आधार और संस्था जो होती है विवाह होती है। इस अर्थ में परिवार एक ही मकान में निवास करता है और इस स्थिति में दोस्तों जो होता है परिवार एक ही जो है मकान में निवास करके जो है अपना जीवन संपन्न करती है। इसकी परिभाषा में कहना चाहिए कि परिवार बहुत करके स्थायी संबंध रखने वाले सदस्य का समूह है। देखिए अगर परिवार का अगर आप परिभाषा देते हो या अर्थ बताते हो तो परिवार को आपको इतना ही याद रखना चाहिए कि परिवार बहुत करके अस्थायी संबंध रखने वाले सदस्यों का समूह होता है, क्योंकि ये अस्थायी संबंध रखते हैं उसी का एक समूह होता है, तो इसी को हम परिवार कह सकते हैं।
सदस्य के संबंध विवाह रक्त या दंतक ग्रहण कर द्वारा बने होते हैं, यानी विवाह के द्वारा भी ये परिवार के सदस्य बनते हैं, रक्त संबंध से भी बनते हैं और दत्तक भी ग्रहण भी करके भी बनाया जा सकता है। परिवार जो है प्रजनन प्रदान करता है तथा इसमें बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण भी होता है। यानी देखा जाए तो परिवार में ही प्रजनन होती है, इसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं और बच्चे को देखभाल भी परिवार का ही दायित्व आता है और इसमें सारे सामाजिक जो क्रियाएं होती है वो सारे क्रियाएं जो इसमें निहित रहती है। यह तुम्हें यह ध्यान देखना चाहिए कि परिवार घर में बड़ा अंतर है। देखिए परिवार और घर में बहुत ही अंतर यहाँ देखने को आपको मिलेगा। घर में केवल परिवार के सदस्य ही नहीं हो रहते हैं, कई सदस्य और भी रहते हैं। अतुल इसके अंदर वे सभी व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे से संबंध नहीं होते हुए भी फिर एक दूसरे के मकान में निवास करते हैं। तो यानी मकान और परिवार दो अंतर पाया जाता है। देखिए घर जो होता है, घर में कई तरह के लोग रह सकते हैं, आपके मित्र भी रह सकते हैं, आपके सगा संबंधी भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसको परिवार नहीं कहा जा सकता, इसको घर कहा जाता है। तो घर जो है कई सदस्यों को हो सकते हैं, इसे हम परिवार नहीं कह सकते क्योंकि एक मकान में कई व्यक्ति निवास कर सकता है। इसका अर्थ यही हुआ कि परिवार में रिश्तेदार रहते हैं जबकि घर में लोग निवास करते हैं। यानी परिवार में सिर्फ रिश्तेदारों को ही मान्यता दी जाती है, लेकिन घर में कोई भी लोग निवास कर सकता है। यह घर और रिश्तेदारी एक दूसरे के पृथक कर देते हैं। देखा जाए तो रहने का जो स्थान है वो घर कहलाता है और यह एक कमरा भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो अकेला रहता है कहा जा सकता है, वो एक घर में रहता है लेकिन परिवार में वो नहीं रहता है। यदि यहाँ पर हम बात करें परिवार का समाजशास्त्री महत्व, तो समाजशास्त्री परिवार का महत्व क्या होता है, समाजशास्त्रियों ने इसके क्या रूप दिया है, ऐसा क्या डेफिनेशन दिया है। तो परिवार का अध्ययन महत्वपूर्ण है और यह इसलिए है कि मानव समाज में परिवार बुनियादी आधार है। मानव समाज में जो है परिवार बुनियादी आधार है और समाज के निर्माण में इसकी जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। यह मानव समाज की यानी पुरुष, स्त्री और बच्चों को अस्थायी संबंध में भी जोड़ता है। इसे मानव संस्कृति और नर्सरी भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों, पुरुष, स्त्री के जो है यहाँ पर मानव प्रकृति का एक नर्सरी के रूप भी बताया जा सकता है। परिवार में बच्चों को इस तरह से पाला पोसा जाता है कि वो वयस्क होने पर विभिन्न परिस्थितियों में वैसा ही व्यवहार करेंगे। यानी परिवार का अर्थ ही होता है, कहते हैं जो व्यक्ति परिवार से टूट जाते हैं वो अलग ही अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उनका व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए परिवार जो है वयस्कों में उनके व्यवहारों पर भी नियंत्रण करता है। यानी परिवार में जैसा स्थिति होगा बच्चे उसी प्रकार के व्यवहार भी यहाँ पर करेंगे। यह सुनिश्चित हो सकता है, दूसरे शब्दों में परिवार मानव व्यक्तित्व की नींव डालता है। यानी दूसरे शब्दों में देखा जाए तो परिवार जो है मानव व्यक्तित्व की नींव रखता है क्योंकि परिवार में ही बच्चे जो है सारी बातों को सीखते हैं और इसको ग्रहण करके जो है अपना जीवन में या जो है लगाते भी हैं। तो इसलिए परिवार जो है मानव व्यक्तित्व की नींव डाल देती है और इसी नींव को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवार को संस्कृति या स्थानांतरण बिंदु भी कहा जाता है। देखिए परिवार जो है एक संस्कृति का स्थानांतरण बिंदु भी कहा जा सकता है क्योंकि ये स्थानांतरण भी होती है। यह हम जानते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्माण भाग है और परिवार में बच्चा संस्कृति के प्रत्येक पहलू के परिचय भी हो जाती है। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह अपने व्यक्तित्व के ज्ञान को सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों और जीवन के भौतिक पहलुओं को छोटे बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, हम जो है अपने बच्चों को यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज में हमें किस प्रकार रहना है और किस प्रकार जो है अपना जीवन यापन करना है। एक वयस्क परिवार के दो प्रकार के परिवार का सदस्य हो सकता है। यानी एक वयस्क व्यक्ति जो है दो प्रकार के परिवारों को सदस्य हो सकता है। एक परिवार वह जहां उसका जन्म हुआ है, इस परिवार को जो है अभिविन्यास का परिवार कहते हैं और इस प्रकार के परिवार में व्यक्ति को पहचान पुत्र या पुत्री की तरह होता है। यह परिवार व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व पर निर्मात्मक प्रभाव डालता है। देखिए यहाँ पर दो तरह के जो है परिवार सदस्य हो सकता है। यानी एक वयस्क दो परिवारों के सदस्य हो सकता है। एक तो हो जाता है जैसे कि आपको बताया ही गया है कि पुत्र या पुत्री के रूप में हो सकता है। यानी एक घर में रह रहे हो आप पुत्र और पुत्री के रूप में, लेकिन पुत्र और पुत्री जो है आपस में मैरिज नहीं करते हैं। उनका मैरिज जो होता है कुछ दूसरे परिवार में होता है, तो वो दूसरे परिवार के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि हमें बताया भी गया है। विवाह के बाद व्यक्ति जिस परिवार से बनता है उसे प्रजनन का परिवार कहते हैं, यानी प्रजनन परिवार कहलाता है। इस परिवार में जो है विवाहित दंपति
बच्चे को जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। इसे चित्र में भी दर्शाने की कोशिश किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है चित्र में भी साफ शब्दों में आप समझ सकते हो कि अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार। अभिविन्यास जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है, ठीक है, उसमें पिता माता भाई बहन सारे आ जाते हैं। व्यक्ति इग्गो यानी पति पत्नी पुत्र पुत्री। तो इस तरह से जो है प्रजनन का परिवार बनता है, यानी अभिविन्यास का परिवार जो है प्रजनन का परिवार के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए एक व्यक्ति जो है दो परिवारों से जुड़ता है। तो आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार जो है ये एक व्यक्ति जो है दो परिवारों में जुड़ जाता है। उसके पश्चात है परिवार की विशेषता। अब देखिए हमने सारी बातों पर चर्चा कर लिया, अगर हम इनकी विशेषता न जाने तो ये अधूरा रह जाएगा। परिवार सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई है। ये इसका हमने पहले भी चर्चा किया है कि परिवार सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई है और इसे कुछ निश्चित लक्षण होते हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। यानी सबसे पहला तो लक्षण यही आता है कि सार्वभौमिकता। यानी सार्वभौमिकता का अर्थ यही हुआ कि एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार सार्वभौमिक होते हैं, यानी ये सार्वभौमिक होते हैं और ये विश्व में कोई भी एक ऐसा समाज नहीं होगा जिसमें परिवार न मिले। यानी संसार में हर जगह आपको परिवार देखने को मिलता है। इसे सार्वभौमिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति और समाज के कुछ ऐसे काम हैं जो परिवार के बिना नहीं हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे काम हैं दोस्तों जो परिवार के बिना संभव ही नहीं है। कहते हैं जैविक हो, आर्थिक हो, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रकार ऐसे हैं जिन्हें परिवार के बिना कोई और सामाजिक संस्था नहीं कर सकता। यानी ये सारे कुछ जो होता है परिवार में ही मिलता है। मान लीजिए माता पिता का प्रेम है तो यूँ कोई संस्था नहीं देगा आपको, वो आपके परिवार में माता पिता के द्वारा ही दिया जाएगा। कहते हैं बहुत से ऐसी चीज़ जैसे भाई बहन का प्रेम हो गया तो ये कहीं और नहीं मिलेगा, आपको परिवार में ही मिलेगा। तो इसीलिए परिवार जो है सार्वभौमिकता के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो समाज के पास इसका और कोई विकल्प ही नहीं है जो कि प्रतिबद्धता और निस्वार्थ भाव से उन सब कामों को कर ले जिन्हें हम बखूबी परिवार कर लेता है। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि परिवार में जो है स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि परिवार एक बंधन होता है जहाँ पर हर व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी परिवार में स्वार्थ की भावना नहीं होती, निस्वार्थ होते हैं और निस्वार्थ होकर जो है एक दूसरे के लिए सदैव अग्रसर होते हैं और सदैव ही एक दूसरे को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उसके पश्चात है संवेगात्मक आधार। देखिए संवेगात्मक आधार जो होता है परिवार सदस्य एक दूसरे से जो है संवेगात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये सदस्य एक दूसरे से प्यार प्रवाह और सुरक्षा भी देते हैं। परिवार के कल्याण के लिए सदस्य किसी भी त्याग करने को तैयार हो सकते हैं। तो ये संवेगात्मक आधार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो एक दूसरे को प्यार प्रवाह सुरक्षा देते हैं और कभी कभी तो वो कल्याण के लिए यानी दूसरे के परिवार के कल्याण के लिए कई सदस्य जो है अपनी त्याग भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपने जीवन को भी जो है संकट में डाल देते हैं। तो इसी को ही परिवार कहा जाता है। बात करें अगर हम अगली पॉइंट को सीमित आकार, कहते हैं बुनियादी रूप में परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। यानी छोटा परिवार इसको कहा जाता है। यह एक छोटा समूह भी होता है जिसमें सदस्य के रूप में वो लोग होते हैं जो विवाह या रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। वो बड़े परिवार दिन ब दिन छोटा आकार हो रहा है। यानी बड़ा परिवार के जो बातें हम करते थे वो आज जो है बड़े परिवार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आज देखा जाए तो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं काम उम करने लग जाते हैं और जैसे ही शादी मैरिज होता है वो माता पिता को त्याग के अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज बड़ा परिवार का जो विकल्प हम सोचते थे, आज बड़ा परिवार जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आज जो है व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अलग रहना ही पसंद करते हैं और अलग जो रह के अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें जो है माता पिता को रखना नहीं पसंद करते हैं, उनको जो है अलग ही रखना पसंद करते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत गलत है। क्योंकि एक बात मैं सदैव जानता हूँ कि कहते हैं माता पिता बच्चों को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि बाद में जो है वो वृद्ध का सहारा बने। लेकिन बच्चों की जो मानसिकता यहाँ बिगड़ती चली जा रही है, वो एकल रहना चाहते हैं, वो बहुत ही गलत है। कहते हैं अकेला रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने भी आपको कई बार बताया है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है अकेला कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक हूँ, मैं अनेक होना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं जितने लोगों की सहयोग मिलता है उतना वो विस्तृत और अच्छा बनता है। तो यहाँ परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मान लीजिए आप अकेला रहते हो, अगर आपको कोई तरह का तकलीफ़ होता है, मान लीजिए किसी कारणवश
उनके अगर पति कहीं गए हुए हैं या पत्नी कहीं गई हुई है तो उसको देखभाल कौन करेगा। लेकिन परिवार में अगर रहते हो कोई ना कोई आपको सहायता करने के लिए मिल जाता है, तो इसका हम नुकसान भी जानेंगे और समझेंगे कि परिवार होने का क्या जो है फ़ायदे हैं। तो ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर कि परिवार आजकल जो है सीमित आकार धारण करता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता आज बदल रहा है। लोग लेकिन गलत चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा समाज में पूर्व समय से लेकर आज तक एक ही उद्देश्य से जो है माता पिता बच्चों को जो जन्म देते हैं कि वो आगे चल के उनके सहारा बनेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके सेवा करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार माता पिता ने बचपन में बच्चों को सेवा किया होता है, वही आशा वो रखते हैं कि बुढ़ापा में जो है बच्चे भी माता पिता का सहारा लें। लेकिन कहते हैं सहारा देने की जगह पर तो सहारा ही छीन लेते हैं, वो अलग रहने लग जाते हैं, माता पिता को अलग ही छोड़ देते हैं मरने के लिए, जो कि कदाचित भी उचित नहीं है। वो अपना जीवन स्वयं ही व्यतीत करना पसंद करते हैं। कहते हैं समाज संरचना में एक ही परिवार का स्थान। कहते हैं सभी समाजी समूह में एकाएक ही परिवार बुनियादी रूप से अनिवार्य होते हैं। सामान्य या उन्नत समाजों में जो समाजी संबंधों की रचना होती है उसे बनाने का काम परिवार ही करता है। यानी सारे जो रूल रेगुलेशन होते हैं, बुनियादी स्वरूप होते हैं, सारे के सारे समाज संरचनाओं में जो एकल परिवार का स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बात यहाँ अगर हम करें सामाजिक नियमन का, तो कहते हैं परिवार सामाजिक मापदंड के अनुसार कार्य करते हैं। यानी जो समाज में रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसी मापदंड पे जो है अपना कार्य करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से परिवार के सदस्यों को सामाजिक मापदंडों और रीति रिवाजों का पालन करने का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवार के सदस्य के बीच में अंत संबंध और अंतक्रियाओं का मार्ग दर्शन सामाजिक और कानूनी नियम द्वारा भी किया जाता है। यानी ये सामाजिक नियमन कहलाता है, जिसमें सभी रीति रिवाज और मापदंडों को जो है परिवार को पूरा करना होता है और अंत संबंधों और अंतक्रियाओं को मार्गदर्शन और कानूनी नियमों द्वारा भी किया जा सकता है। उसके पश्चात है परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। कहते हैं परिवार की संस्था सार्वभौमिक होती है तथा निरंतर चलने वाली होती है, लेकिन एक विशेष परिवार तब तक चलता रहे जब तक पति और पत्नी एक साथ रहते हैं। यानी पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तभी परिवार चलता है, और वह परिवार के नाम और परंपराओं को बनाए रखते हैं। ऐसा होने पर परिवार की जो है साइकिल का एक पहिया चलता रहता है। यानी साइकिल के पहिए जैसे चलता रहता है, दो अगर ना हो तब तो चलना संभव नहीं है। तो कहते हैं इन सब की संयोग भी बहुत जरूरी है। बात करें उपयुक्त विशेष लक्षणों को अतिरिक्त परिवार कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं। ये लक्षण यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला होता है मैथुन संबंध। कहते हैं एक परिवार का जन्म तब होता है जब सामाजिक मानदंडों के अनुसार उनका विवाह हो जाता है। यानी सामाजिक मानदंडों के ऊपर विवाह होता है तो इसको जो है कहते हैं परिवार का जन्म होता है। कहते हैं जो माता पिता होते हैं इस बात के लिए नहीं डरते हैं कि उनके लड़की ने जन्म लिया है, माता पिता तो कर्मों के लिए डरते हैं। कहते हैं आज के समाज में जो है लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा, जो कि गलत है। कहते हैं उनको जन्म के पश्चात ही उनको मार दिया जाता है। लेकिन कहीं हद तक जो होता है लड़की भी जो होती है अपनी विचारधारा को जो है ज्ञान कसौटी पे नहीं परखती है और दूसरे के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, भावनाओं का यहाँ पर लेते हैं, विचार धरते हैं, जिसकी वजह से वो गलत राहों पे चले जाते हैं और इससे माता पिता का जो है सर नीचा हो जाता है। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि जब कहते हैं समाज में जब विवाह हो जाता है, रूल रेगुलेशन से हो जाता है, तो एक परिवार का जो है जन्म हो जाता है, एक नया समाज बन जाता है, नया जन्म हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लड़की का जो अगर विवाह होता है, अगर दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसका नया जन्म के समान होता है। वहाँ पर आप जिस प्रकार से उनको रूल रेगुलेशन बताओगे, समझाओगे, वो उसी प्रकार को वो ग्रहण करेंगे। लेकिन आजकल कहते हैं ये माता पिता के साथ अधिक समय नहीं बिता पाते हैं, ये सदैव ही अलग हो जाने के फिराक में रहते हैं और अलग ही अपना दुनिया बसाने के चक्कर में रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इनका जीवन भी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो जो होते हैं तलाक के रूप में अलग टूट जाता है और अलग हो जाते हैं। क्योंकि परिवार में रहने से ये होता है कि कोई भी प्रकार की गलतफहमी होता है तो परिवार उसको मिल के उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अलग रहते हैं, अलग परिवार से दूर रहते हैं, तो परिवार भी उनके जो है तकलीफ़ों से अवगत नहीं होता है और इनका जो है बहुत जल्दी संबंध भी टूट जाता है। कहते विवाह द्वारा ही पति और पत्नी मैथुन संबंध रखते हैं। यानी इनका मैथुन संबंध जो होता है, लैंगिक संबंध होता है, ये विवाह के द्वारा ही स्वीकृति मिलती है और इस तरह जो है अपने यौन वृत्तियों को संतुष्ट करते हैं। यानी यौन जो होता है क्रियाएं उसको करते हैं। कहते हैं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए यौन संबंध की इस मूल्य प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। क्योंकि कहते हैं अगर स्वस्थ जीवन आपने जीना है तो कहते हैं हर एक क्रिया जो है ज़रूरी है। क्योंकि
जब तक इंसान अपनी क्रियाएं नहीं करेगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना, अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाई गई है, नेचर ने उसको बनाया है, तो उस नेचर के बनाए हुए रूल रेगुलेशन पे भी आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। कहते हैं सामान्य निवास, परिवार के सदस्य सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहते हैं और इस सदस्य में पति पत्नी, उनके बच्चे तथा अन्य रिश्तेदार सम्मिलित होती है, जो कि एक सामान्य निवास स्थल कहा जा सकता है। उसके पश्चात है वंश क्रम की गणना। परिवार में बुनियादी रूप से देखा जाए तो द्विवर्ती समूह होते हैं। ये समूह पति और पत्नी की ओर से बने होते हैं, लेकिन इनमें बच्चा पिता के वंश से होते हैं या माता के नाम यानी वंश और संपत्ति से जुड़े हुए होते हैं। ये सब अस्थायी परंपरा के अनुसार जुड़े हुए होते हैं। सामान्यतः उत्तर भारत में पितृवंशीय परिवार होते हैं और दक्षिण भारत में मातृवंशीय और मातृवंशी दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। यानी वंश क्रम की गणना अगर हम बात देखें तो इसमें इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि ये या तो मातृवंशी हो सकते हैं या पितृवंशी हो सकते हैं। कहते हैं उत्तर भारत में आपको पितृवंशी परिवार ही देखने को मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारत में जो है ये मातृवंशी परिवार और पितृवंशी परिवार दोनों ही आपको देखने को मिल सकता है। कहते हैं अगर आर्थिक व्यवस्था हम देखें तो आर्थिक जो है प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक अवस्थाओं की पूर्ति करना चाहता है। सामान्यतः परिवार के वयस्क व्यक्ति किसी न किसी धंधे को करते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं। परिवार में यह भी देखा जाता है कि वृद्ध और बीमार सदस्यों की देखभाल की जा सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। आर्थिक व्यवस्था के रूप में परिवार में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हर तरह की जो समस्या का समाधान हो जाता है समय रहते हुए। हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों परिवार के प्रकार, यानी परिवार के प्रकार क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसको ना किए तो हमारा यह अधूरा रहेगा, क्योंकि समाज में परिवार कई तरह के प्रकार होते हैं। व्यक्ति और समाज अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए बहुत अधिक निर्भर भी होते हैं। यदि व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं उचित ढंग से पूरा नहीं की जाती है तब दोनों का जीवन जो रहना कठिन हो जाता है। तभी हम परिवार में रहते हैं कि परिवार में हर तरह की चीज़ें जो है हमें मिल सकती हैं। इस कारण परिवार द्वारा किए गए प्रकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यह हम परिवार के महत्वपूर्ण प्रकारों का विवेचन करके यानी जो है विचार करके हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है कि जैविक प्रकार, यानी परिवार में जैविक प्रकार कई तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है जैविकीय प्रकार, यानी परिवार के जैविकीय प्रकार में पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है पति और पत्नी के यौन संतुष्टि होती है। इसे हम जैविक कहते हैं। ये जैविक बायोलॉजिकली होती है क्योंकि इसमें यौन संतुष्टि होती है। ये संतुष्टि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों से होती है। यानी इसमें जो अगर कहते हैं परिवार में अगर पति पत्नी को अगर मैरिज होता है तो ये समाज के द्वारा जो है स्वीकृति नियमों के अनुसार होता है और समाज जो है यौन संबंध स्थापित करने को प्रमाणित भी करते हैं। दूसरी बात देखा जाए तो जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रकार बच्चों को जन्म देना होता है। देखिए अगर विवाह हो जाता है तो परिवार का जो है बनता तब है जब बच्चों का जन्म होता है। अगर बच्चों का जन्म न हो तो परिवार अधूरा माना जाता है, परिवार नहीं बन सकता है। एक बच्चे के रूप में परिवार को एक नई पीढ़ी मिलता है, क्योंकि बच्चों को जन्म से ये हो जाता है कि हमारा एक अगला पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, जो परिवार के धरोहर को हस्ताक्षर करता है। यानी इसी के द्वारा जो है परिवार का नाम, उसकी धरोहर आगे बढ़ता है। इसलिए बच्चे को जन्म को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। मानव प्रजाति इस तरह के परिवार से पैदा होने वाले नए सदस्य को आगे बढ़ाती है और उसको जो है आगे उसको सभी मान्यता दी भी जाती है। उसके पश्चात परिवार का एक और जैविकीय प्रकार है सभी परिस्थितियों में व्यक्तियों को संरक्षण देना होता है। यानी मैंने पहले भी कहा था आपको कि परिवार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है संरक्षण देना। यानी संरक्षण किसी प्रकार की भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए पति पत्नी में कोई विवाद होता है तो परिवार उसको सुलझा लेता है। पति पत्नी में कोई बीमार होता है तो उसके माता पिता संभाल लेते हैं, माता पिता बीमार होते हैं तो बच्चे संभाल लेते हैं, ठीक है, और बच्चे बीमार होते हैं तो उनके सभी मिलकर संभालते हैं। तो परिवार इसी रूप से संरक्षण भी देता है। परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो सदस्यों को बहुत ही सुरक्षा भी और उनका प्रभाव भी करना होता है। ऐसी सुरक्षा जो है नवजात बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक भी हो सकता है। अगर संक्षेप में कहे तो परिवार अपना यह उत्तरदायित्व समझता है कि वो अपने सदस्यों को भौतिक और मानसिक रूप से योग्य एवं निपुण बनाए रखे। यानी परिवार इसी का ही नाम दिया गया है कि भौतिक और मानसिक रूप से योग्य एवं निपुण होना जरूरी होता है। उसके पश्चात है आर्थिक प्रकार। देखिए जब तक परिवार के लोग आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं परिवार एक सीमा तक अपने सदस्य की भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति
करता है। यानी परिवार बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं आत्मनिर्भर होना एक परिवार में रह के ही संभव है। परिवार का मुखिया किसी काम धंधे या व्यवसाय को अपनाकर अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी आय से ही करता है। यानी परिवार का मुखिया का यहाँ पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। कभी कभी परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से जो है कोई पारिवारिक व्यवसाय, खेती बाड़ी, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि करते हैं। इस तरह का जो है सामूहिक प्रयास परिवार के सदस्यों को रोजगार और आय भी देता है। तो ये एक देखा जाए तो एक तरह का आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक जो है यहाँ पर भोग हो रहा है। अन्य आर्थिक प्रक्रियाएं वो हैं जिनमें परिवार अपने उत्तराधिकारियों को संपत्ति और जिम्मेवारियां देती है। परिवार के बच्चों को यह सब प्राप्त होता है क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं और उनको जो है सारे उत्तराधिकारी जो पिता का था अब बच्चों को प्राप्त होती है। उसके पश्चात है बच्चों का समाजीकरण। देखिए परिवार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार है बच्चों की देखभाल करना है और उन्हें अपना समाज की संस्कृति के अनुकूल भी बनाना है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार यह निश्चित करता है कि सामाजिक सीख में बच्चों को संस्कृति की भौतिक और इसी तरह के जो अभौतिक संस्कृति से परिचित कराए। यानी बच्चों को समाजीकरण सिखाया जाता है और वो संभव कहाँ होता है? परिवार में। कहते हैं मैंने एकल परिवार को कभी भी सही नहीं कहा है क्योंकि इसमें बच्चे जो है अपने दादा दादी से कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि आपको पता ही है कि एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और बच्चे होते हैं। इसमें जो है दादा दादी को बिल्कुल ही यहाँ से परे कर दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि बच्चे जो होते हैं अपने दादा दादी से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए बच्चों का अगर परिवेश पारिवारिक रूप में हो तो वो उसके जीवन की यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार यह निश्चित करता है कि सामाजिक सीख में बच्चों को संस्कृति की भौतिक और इसी तरह के अभौतिक संस्कृति से परिचित कराया जाए। बच्चा परिवार के माध्यम से अपने समाज की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, मानदंड और मूल्य, विश्वास तथा सामाजिक भूमिकाओं को समझता है। यह सब पहलू अभौतिक संस्कृति के अंग भी होते हैं। यानी ये सारे के सारे जो होते हैं अभौतिक संस्कृति के अंग होते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया में ही परिवार बच्चों को भौतिक संस्कृति भी देती है। भौतिक संस्कृति का जो है सरोकार खदान पैदा करना, ठीक है, और मकान बनाना, बंध यंत्र बनाना आदि सिखाने से भी होता है। यानी यहाँ पर बच्चे रह के हर तरह के जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उस शिक्षा से अवगत भी हो सकते हैं। वास्तव में समाजीकरण के बिना जो है संस्कृति का परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी समाजीकरण के कारण ही देखा जाए तो संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो संस्कृति का अस्तित्व ही परिवार द्वारा किए गए समाजीकरण से होता है। यानी अगर परिवार नहीं होगा तो कोई भी सांस्कृतिक कर्मकांड नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं वो अपने सारे रीति रिवाज को भूल भी चुके हैं। कहते हैं उचित समाजीकरण के क्षेत्र में समाजीकरण करने वाले एजेंसी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस एजेंसी को सदस्य माता पिता और अन्य रिश्तेदारों का व्यवहार जो है स्नेहपूर्ण होना चाहिए। ऐसा होने पर ही बच्चा अपने समाज के मापदंडों को पूरी तरह से अपने मन से अपनाता है। यानी कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, वो एक बच्चे के समान हो जाते हैं और बच्चे को बच्चा ही समझे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि दादा दादी से सीखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और ऐसा होने पर बच्चा अपने समाज के मापदंडों को पूरी तरह से मन से अपनाता है, क्योंकि उसको समझाने वाला उसी जैसा ही कोई मिल जाता है। उसके पश्चात है मनोवैज्ञानिक प्रकार। यानी यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह बचपन से ही वृद्ध अवस्था तक परिवार के सदस्य का आकर्षक और ज्ञान को अपनी ओर खींचता है। परिवार के सदस्य अपने सदस्यों को संवेगात्मक सहायता, स्थायित्व और सुरक्षा देता है। व्यक्तियों को यह महसूस होता है कि और कुछ हो या न हो उसके परिवार के सदस्य तो खराब परिस्थिति में उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि मनोवैज्ञानिक प्रकार से जो है उनको काफ़ी सुरक्षा महसूस होता है, क्योंकि उनको एक एहसास होता है कि चलो मेरा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है तो मेरे पिता के द्वारा जो पैसे कमाए जा रहे हैं उससे मुझे हेल्प मिल जाएगा, या अपने भाई के द्वारा कमाया गया पैसे से हमें कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान होता है। कहते हैं इससे हमें मनोवैज्ञानिक जो है काफ़ी हमें अच्छा महसूस होता है। तो यही बात यहाँ पर ज़रूरी होता है एक संयुक्त परिवार का। इसके बदले में एक व्यक्ति परिवार सदस्य के लिए अपना समय, शक्ति और धन देता है। मैंने भी बताया भी था आपको कि ये जो होता है परिवार में रहने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे समय, शक्ति और धन प्राप्त होती है अगर
ऐसा कंडीशन बना तो, या अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं और एक दिन परिवार के लिए सब कुछ छोड़कर विदा भी हो जाते हैं। तो यही तो परिवार होता है और यही परिवार का महत्व भी रहता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एकल परिवार को दिखाया गया है, जिसमें परिवार के सदस्य द्वारा दिया गया ध्यान और प्रवाह किया जाता है। यानी इस डायग्राम में देखा जाए तो माता पिता है और सिर्फ बच्चों को ही दर्शाया गया है। तो इसमें जो है परिवार छोटा है और ये अलग है, तो इस बात को जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है।